ईरान वहाँ से टोल वसूलेगा, जैसा कि वो कह रहा है कि अब ये फ्री फॉर ऑल नहीं है, यहाँ पर तो अब किराया चुकाकर ही जाना पड़ेगा। अमेरिका को ये मंजूर होगा क्या? और अगर नहीं होगा तो डील का भविष्य क्या है? ईरान का रुख आपने सुन लिया। सवाल यही है कि डील सचमुच सील होगी या डीरेल हो जाएगी। यहां देखिए, क्योंकि जिस समझौते के रास्ते में अभी भी 3 बड़ी दीवारें खड़ी हुई हैं, वो समझौता आगे बढ़ पाएगा? सबसे अहम मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है। परमाणु कार्यक्रम का क्या होने वाला है? प्रतिबंधों पर क्या सहमति बन जाएगी? सैंक्शंस जो लगे हुए हैं, क्या उनको लेकर ऐसी बात हो जाएगी जो ईरान को मंजूर हो? होर्मुज स्ट्रेट, उसको लेकर गारंटी क्या होगी? होर्मुज को लेकर अगर अभी समझौता होने वाला है और उसके ऐन पहले ये बात अब्बास अराक्ची कह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर उनका क्या रुख रहने वाला है बातचीत की मेज पर। इसको लेकर क्या गारंटी होगी? इसको अगर होर्मुज को लेकर कोई बात बनती है तो निगरानी कौन करने वाला है? इन पर पूरी सहमति अभी तक तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरी दीवार जाहिर है ट्रस्ट डेफिसिट है। मान लीजिए कि डील हो भी गई तो उसे जमीन पर लागू कौन कराएगा? और अगर किसी पक्ष ने नियम तोड़े तो जवाबदेही किसकी होगी? ये वही सवाल हैं जो समझौते को कागज से हकीकत तक पहुंचने से रोक सकते हैं। और तीसरी दीवार, मुस्तफा का सख्त रुख। डील की चर्चाओं के बीच उनका बयान बड़ा चर्चा में है। मुस्तफा ने कहा है कि जो अमेरिका अपने ठिकानों की सुरक्षा इंश्योर नहीं कर पाया, वो दूसरों यानी खाड़ी में अपने सहयोगियों को सुरक्षा की गारंटी कैसे देगा? संदेश खाड़ी देशों को भी है और अमेरिका को भी। तो अब अगर डील टूट गई तो दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ा तो तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ा तो टकराव का खतरा फिर से सिर उठा सकता है। यही वजह है कि सवाल सिर्फ डील का नहीं है, सवाल यह है कि क्या यह डील टिकाऊ होगी? दादा खरीदे पोता बरते वाली जो बातें आप सुनते रहे हैं, इस डील का भविष्य कितने दिनों का है? कितना चल पाएगी? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, ये डील जो भी हो रहा है उसमें 3 जो मेजर एक्टर्स हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान। अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि उसको लग रहा है कि अब यहाँ फंस जाएंगे तो काफ़ी लंबा इन्वॉल्वमेंट होगा, जो ट्रंप नहीं चाहते हैं। दूसरा, इजराइल ये चाहता है कि किसी भी तरह तवा गर्म रहे और हम अटैक पर अटैक करते रहें जब तक कि यहाँ रिजीम पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगा। तीसरा, ईरान की IRGC भी नहीं चाहती है यहाँ शांति हो। क्यों? क्योंकि जानते हैं जिस दिन शांति होगी, जिस दिन सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, जनता उठ खड़ी हो जाएगी कि इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उन चीज़ों को अब इजराइल दूसरे एटीट्यूड पे आएगा अपने। वो कहेगा कि हम इंटरनल रिबेलियन कराएंगे ताकि वहां की सत्ता परमानेंट खत्म हो जाए। अब उस पर काम होगा। लेकिन इस समय मैं ट्रंप साहब को बार बार यही कह रहा था कि वो ऑफ रैंप इसलिए भी चाह रहे हैं कि वो जल्दी से निकलना चाहते हैं। एक तो उनका मिड टर्म है, वहां क्या होगा, वहां क्या मुंह दिखाएंगे? तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो। और होर्मुज की समस्या आने वाले, मैं तो कहता हूं 6 महीने तक बनी रहेगी। आना जाना पूरी तरह से एकदम अनरेस्ट्रिक्टेड तो नहीं होगा, रेस्ट्रिक्शन कुछ रहेगा ही। और बार बार अब्बास अराक्ची उस पर इशारा भी कर रहे हैं कि हम और ओमान मिलकर इससे पैसे लेंगे। तो अगर यही स्थिति रही तो क्या होगा? और मैं इस बीच में एक और एलिमेंट डाल दूं, वो जब अटैक हुआ, भारतीय जो सैनिक जो लोग मारे गए, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था कि वो दिखाना चाहते थे ट्रंप साहब कि दुनिया को इससे अफेक्टेड है। अगर भारत इससे अफेक्ट हो रहा है, चाइना इससे अफेक्ट हो रहा है, तो वो भी यहां आए। ठीक है। होर्मुज से वो निकलना चाहते हैं, ईरान से वो निकलना चाहते हैं कि बाकी जो आगे होगा वो अपने आप होगा, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इधर देखिए, दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज होने वाली है और बहुत जल्द होने वाली है। अली खामनेई को सुपुर्दे खाक करने की तारीख तय। 4 जुलाई से शुरू होगा अंतिम विदाई का कार्यक्रम। 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तेहरान कौम मशहद से निकलेगी अंतिम यात्रा। अमेरिका इजराइल हमले में हुई थी खामनेई की मौत। अब अगर यह किया जा रहा है, जाहिर है जुलाई में किया जा रहा है, पहले हफ्ते में किया जा रहा है, तो इसके 2 निहितार्थ हैं। एक तो उस समय तक सब चीजें हो चुकी होंगी, फिलहाल ये जो फेज है निपट चुका होगा। ईरान पूरी दुनिया को ये संदेश देने में एक तरीके से लगा हुआ होगा कि देखिए, इन्होंने जो किया उसका पूरी तरीके से हमने उसको अवेंज किया और हम अपने सुप्रीम लीडर को भूले नहीं हैं और उनकी वैल्यूज पर हम चलते रहेंगे। दूसरा ये है कि वो अगर बातचीत नहीं बनी तो इसी के जरिए दोबारा लोगों को एक झंडे के नीचे लाकर उनको मजबूती के साथ खड़ा करने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि ये भी मेरे लिए एक सवाल है कि पहले जो ये तारीखें तय हुई थी, उन दिनों में ये कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ? इसकी तारीख आगे क्यों बढ़ाई गई और अब 4 जुलाई को क्यों हो रहा है? इसको विनोद ऑगस्टीन सर, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, तारीख पे तारीख, मैं बिल्कुल अमिताभ साहब की बात से बिल्कुल ही मैं इत्तेफाक रखता हूं। तारीख पे तारीख होना, दिनेश जी, तय है। क्योंकि ये जो
खिचड़ी जो पक रही है, ये दोनों के लिए दोनों क्या तीनों के लिए, तीनों के सेहत में बिल्कुल ही घी डालने का काम कर रहा है। MICC, जिसके बारे में हम अभी तक जिक्र नहीं किए हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल कॉम्प्लेक्स, इनको सबसे ज्यादा आज के तारीख में फायदा हो रहा है। जो माल वो 100 रुपए में बेच रहे थे, आज 1000 रुपए में बेच रहे हैं, क्योंकि वॉर इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। एंड ऑफ द वॉर में क्या है दिनेश जी, चीजें भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाती हैं, खपत हो जाती हैं। ये उस तरह नहीं है कि आप इसको सेकेंड हैंड बेच सकते हैं। तो MICC का ये, इट इज इन MICC's इंटरेस्ट, और नेतन्याहू के इंटरेस्ट में भी है। आज एक चीज अमिताभ साहब ने बात नहीं करी, जो ईरान के सड़कों पे होने वाला है अगर शांति समझौता हो जाए, वो तो उन्होंने कर दी, लेकिन जो केसेस नेतन्याहू के ऊपर हैं, वो ये अगर जिस दिन वॉर खत्म हुआ, आप लिखित में ले लीजिए, उस दिन इनके ऊपर के केसेस फिर से फन उठाएंगे, फिर से बेंजामिन नेतन्याहू विल बी इन अ वेरी बिग सूप। तो ये इनके इंटरेस्ट में भी नहीं है, एक ही इंसान के इंटरेस्ट में है, वो है ट्रंप, क्योंकि उनका मिड टर्म है। दिनेश जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, अभी इस पर हम आने वाले हैं कि ये, इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या इजराइल बराबर बेंजामिन नेतन्याहू इस बार इस समय माना जाए, और अगर बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी चिंताएं भी हैं, तो क्या इजराइल उसको संपूर्ण इजराइल की चिंताओं के तौर पर देखेगा, या खुद अपना पॉलिटिकल करियर उनको इसमें स्टेक पर लगा हुआ दिखाई देता है अगर इस समय चीजें शांत हो जाती हैं तो। इसलिए प्रोफेसर अमिताभ जो कह रहे हैं और विनोद ऑगस्टीन की तवा गर्म वो रखना चाहेंगे। अब जरा यहां पर आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। दुनिया को आर्थिक रूप से तबाह करने वाले इस युद्ध की शुरुआत हुई थी अली खामनेई की मौत के साथ। इजराइल और अमेरिकी हमले में उनकी मौत हुई थी। अमेरिका ने इतनी बड़ी सिरदर्दी मोल ली सिर्फ इजराइल के लिए। अक्सर यह सवाल उठता है कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति हो इजराइल के लिए इतना क्यों सोचता है। डोनाल्ड ट्रंप की बात हो तो यह सवाल और बड़ा हो जाता है। इसकी शुरुआत होती है अमेरिका के यहूदी समुदाय से। अब जरा यह समझिए, यह भी एक महत्वपूर्ण गणित है। हालांकि अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ा नहीं, प्रतिशत के हिसाब से बड़ा नहीं दिखाई देगा। अमेरिका में करीब 75 से 77 लाख यहूदी रहते हैं और यह संख्या कुल आबादी का लगभग 2 से 2.4% के आसपास, 2.5% के आसपास है। इजराइल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा यहूदी समुदाय अमेरिका में ही है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से बहुत सारे लोग, वो हॉलीवुड हो, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, वो वहां के दूसरे तमाम ऐसे, अब जैसे आप गोल्डमैन सैक्स का नाम सुनते हैं या लेमन ब्रदर्स का नाम सुनते हैं या रॉथस्चाइल्ड का नाम सुनते हैं, ये सब के सब यहूदी स्वामित्व वाले नाम हैं और ये अमेरिका की इकोनॉमी के पहियों में से गिने जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण है। और दूसरी वजह है उनकी भौगोलिक मौजूदगी। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी जैसे राजनीतिक रूप से अहम राज्यों में यहूदी आबादी का प्रभाव दिखाई देता है। यही वजह है कि नेताओं के लिए उनकी चिंताओं को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता है। और तीसरी वजह है मजबूत संगठन, AIPAC, एंटी डिफेमेशन लीग और अमेरिकन ज्यूइश कमेटी जैसे प्रभावशाली समूह वर्षों से नीति, लॉबिंग और जनमत निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वॉशिंगटन की राजनीति में इनकी आवाज अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं नहीं खत्म होती। इजराइल के समर्थन के पीछे करोड़ों इवेंजेलिकल क्रिश्चियन मतदाता भी एक बड़ी वजह है। रिपब्लिकन पार्टी के बड़े वोट बैंक का एक हिस्सा इजराइल को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि धार्मिक और रणनीतिक सहयोगी के तौर पर देखते हैं। और पांचवी वजह है रणनीतिक साझेदारी। पश्चिम एशिया में इजराइल अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। रक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करना, मिसाइल रक्षा परियोजनाएं और क्षेत्रीय सुरक्षा में दोनों देशों की साझेदारी दशकों पुरानी है। यानी अमेरिका की इजराइल नीति सिर्फ नेतन्याहू, ट्रंप या किसी एक नेता की व्यक्तिगत पसंद का नतीजा नहीं है। इसके पीछे वोट बैंक है, प्रभावशाली संगठन है, रणनीतिक हित है, सुरक्षा साझेदारी है और घरेलू राजनीति का बड़ा गणित भी इसके पीछे काम करता है। यही वजह है कि व्हाइट हाउस में सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन इजराइल के प्रति अमेरिकी समर्थन की बुनियादी नीति बहुत कम बदलती है।